सोचिए अगर एक बैंक डकैती में चोर करोड़ों रुपए लूट ले, मगर वो पैसा अपने पास रखने के बजाय खैरात में बांट दे। और इससे भी अजीब बात ये हो कि वही लोग कभी किसी को बेरहमी से कत्ल कर देते हैं और कभी किसी जख्मी आदमी की जान बचाने की कोशिश करते हैं। आखिर ये लोग हैं कौन और इनका असल मकसद पैसा है या किसी बड़े राज से बदला लेना? इसी हैरानकुन सवाल के साथ कहानी शुरू होती है ह्यूबर्ट नेशनल बैंक से, जहाँ एक आम सा दिन अचानक खौफनाक डकैती में बदल जाता है। अचानक चंद मुसल्ला अफराद बैंक के अंदर दाखिल होते हैं। उनका लीडर सीधा बैंक मैनेजर के कमरे में जाता है और बगैर एक लम्हा जाया किए अपनी बंदूक निकालकर उसके सीने में गोली मार देता है। गोली की आवाज पूरे बैंक में गूंज उठती है और चंद लम्हों पहले तक पुरसुकून माहौल में बैठे लोग खौफ से सहम जाते हैं। हर तरफ खामोशी और दहशत फैल जाती है। इसी दौरान बाकी चोर अपनी पूरी मंसूबाबंदी के साथ हरकत में आ जाते हैं। वो चंद सेकंड्स में सिक्योरिटी गार्ड्स को काबू में कर लेते हैं और हॉल के दरमियान एक ब्लूटूथ स्पीकर फेंक देते हैं। अचानक इस स्पीकर से एक सख्त और धमकी भरी आवाज गूंजती है कि सब लोग फौरन जमीन पर लेट जाएं और अपने हाथ आगे रख दें। खौफ के मारे हर शख्स फौरन जमीन पर बैठ जाता है और बैंक के मुलाजमीन कांपते हाथों से सेफ खोल देते हैं। हैरानकुन बात ये होती है कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर पूरी डकैती मुकम्मल हो जाती है और चोर तकरीबन $3 मिलियन लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। मगर जाते जाते वो एक और खौफनाक चीज छोड़ जाते हैं। वो एक मोशन एक्टिवेटेड बॉम्ब वहाँ रख देते हैं और इसी स्पीकर से एक बार फिर आवाज आती है कि अगर किसी ने भी हरकत की या पुलिस को फोन किया तो 15 मिनट के अंदर ये बॉम्ब फट जाएगा। ये सुनकर पूरा बैंक साकित हो जाता है और कोई हिलने की हिम्मत नहीं करता। जाते जाते चोरों का लीडर एक लम्हे के लिए सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखता है और फिर एक गोली मारकर उसे तबाह कर देता है ताकि उनकी कोई तस्वीर महफूज न रह सके। इसके बाद वो सब लोग इतनी तेजी से वहाँ से निकलते हैं कि पलक झपकते ही शहर की गलियों में ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे वो कभी वहाँ आए ही ना हो। तकरीबन 25 मिनट बाद इस डकैती की खबर FBI तक पहुँचती है और एजेंट जोनाथन फौरी तौर पर जाए वकू पर पहुँचता है। मगर हैरत की बात ये होती है कि इतनी बड़ी वारदात के बावजूद वहाँ तकरीबन कोई सबूत नहीं मिलता। सिर्फ एक चीज हाथ आती है और वो है बॉम्ब पर लगा एक फिंगरप्रिंट। यही एक सुराग बचता है जिसे देखकर जोनाथन हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अगर चोर इतनी महारत से काम कर रहे थे तो फिर वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं कि अपना फिंगरप्रिंट छोड़ जाएं। उसके जहन में सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा होता है कि अगर मकसद सिर्फ पैसा था तो फिर बैंक मैनेजर को क्यों मारा गया था। यही सवाल इस पूरे केस को और भी पुरस्कार बना देता है और जोनाथन को महसूस होने लगता है कि इस डकैती के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो अभी तक सामने नहीं आया। अब तहकीकात का दायरा मजीद तंग होने लगता है और एजेंट जोनाथन इस एक फिंगरप्रिंट की हकीकत जानने की कोशिश करता है। जब लैब में इस फिंगरप्रिंट को चेक किया जाता है तो एक हैरानकुन इंकशाफ सामने आता है। वो फिंगरप्रिंट जेम्स नाम के एक साबिक स्पेशल फोर्स कमांडो का होता है। मगर मसला ये था कि जेम्स तो कई साल पहले मर चुका था। यही बात सबको हैरान कर देती है। पुलिस चीफ ब्रायन जोनाथन को बताता है कि तकरीबन 5 साल पहले जेम्स और उसकी टीम पर एक संगीन इल्जाम लगा था। कहा जाता था कि उन्होंने कुछ कॉलेज के तलबा को अगवा करके उनके खानदानों से तावान मांगा था और जब पैसे वक्त पर नहीं मिले तो उन सबको कत्ल कर दिया गया था। इस वाक़े के बाद फौज की एक दूसरी यूनिट ने कार्रवाई करके जेम्स और उसकी पूरी टीम को मार गिराया था। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस टीम का कोई भी रुकन जिंदा नहीं बचा था। सिर्फ जेम्स का एक छोटा भाई था जिसका नाम रेंजर था और वो आम जिंदगी गुजार रहा था। इसलिए पुलिस को शक होता है कि शायद इस डकैती के पीछे रेंजर ही है जिसने किसी टेक्नोलॉजी की मदद से अपने मरे हुए भाई का फिंगरप्रिंट इस्तेमाल किया हो ताकि सबको गुमराह किया जा सके। इसी दौरान एक और खबर आती है जो इस मामले को मजीद पेचीदा बना देती है। एक एजेंट इत्तला देता है कि डकैती के वक्त रेंजर एक दुकान में मौजूद देखा गया था, यानी वो एक ही वक्त में 2 जगहों पर नहीं हो सकता था। ये सुनकर जोनाथन को यकीन होने लगता है कि चोर जानबूझकर पुलिस को गलत सिमत में ढकेल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं वो आम मुजरिमों का अंदाज नहीं बल्कि इंतहाई तरबियत याफ्ता लोगों की हिकमत अमली लगती है। जोनाथन के जहन में बार बार यही ख्याल आता है कि अगर ये वाकई स्पेशल फोर्स के लोग होते तो कभी अपना फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ते। इसका मतलब या तो वो बहुत ना तजुर्बाकार है या फिर हद से ज्यादा चालाक। अभी FBI इसी उलझन को समझने की कोशिश कर रही होती है कि अचानक शहर में एक और बैंक डकैती की खबर आ जाती है। इस बार चोरों का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो बराह रास्त बैंक पर हमला करने के बजाय बैंक मैनेजर के खानदान को धमकी देते हैं। खौफ के मारे मैनेजर एक ईयरपीस लगाकर बैंक के अंदर जाता है और अपने अमले को बहाने से नाश्ते के लिए बाहर भेज देता है। फिर कांपते हाथों से वो तेजी से सेफ खोल देता है। जैसे ही काम मुकम्मल होता है चोर बैंक के अंदर दाखिल होने लगते हैं। इसी दौरान एक खातून मुलाजिमा बाहर निकलते हुए उन्हें देख लेती है और अलार्म बजाने ही वाली होती है, मगर मैनेजर फौरन उसे रोक लेता है और सूरत हाल को संभाल लेता है। इसके बाद चोर दोबारा स्पीकर के जरिए सबको जमीन पर लेटने का हुक्म देते हैं और चंद लम्हों में पूरा बैंक उनके काबू में आ जाता है। लेकिन इस बार हैरानकुन तौर पर वो पैसे नहीं लेते बल्कि सेफ में रखे कुछ खास दस्तावेजात उठा लेते हैं। सबसे अजीब बात ये होती है कि वहाँ एक जख्मी सिक्योरिटी गार्ड को देखकर वो उसे मारने के लिए नहीं छोड़ते बल्कि इसी खातून मुलाजिमा
से उसकी मरहम पट्टी करवाते हैं ताकि उसकी जान बचाई जा सके। यही बात सबको मजीद उलझा देती है, क्योंकि एक ही ग्रुप कभी बेरहमी से कत्ल करता है और कभी किसी की जान बचाने की कोशिश भी करता है। यही तजाद जॉनथन के जहन में एक नया सवाल पैदा कर देता है कि आखिर पहली डकैती में बैंक मैनेजर को क्यों मारा गया था। ऐसा लगने लगता है कि इस पूरी कहानी के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है, जिसके लिए ये लोग मुसलसल अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। इसी उलझन के दौरान हकीकत की एक और परत सामने आने लगती है। दूसरी डकैती के बाद शहर में खौफ फैल जाता है और FBI पर दबाव बढ़ जाता है कि वो जल्द से जल्द इस केस को हल करे। इसी दौरान एक तीसरा वाकया पेश आता है जो इस कहानी को मजीद खतरनाक बना देता है। एक बैंक मैनेजर बारिश के मौसम में अपनी गाड़ी से दफ्तर जाने के लिए निकलता है, लेकिन अचानक एक नकाबपोश शख्स उसकी गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे जबरदस्ती बाहर खींच लेता है। गीले रास्ते पर गिरने के बाद मैनेजर संभल भी नहीं पाता कि हमलावर उसकी गर्दन में चाकू घोंप देता है और वो वहीं दम तोड़ देता है। ये खबर मिलते ही FBI के एजेंट जॉनथन को यकीन हो जाता है कि इन हमलों का मकसद सिर्फ पैसा नहीं बल्कि कोई खास लोग हैं जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इधर बैंकों का मालिक जेफरी जब ये खबर सुनता है कि उसकी 2 ब्रांचेस लुट चुकी हैं, तो उसे पैसे से ज्यादा उन दस्तावेजात की फिक्र होने लगती है जो सेफ में रखी थी। उसका परेशान होना जॉनथन के शक को और गहरा कर देता है। जॉनथन इसी शक के साथ बच जाने वाले एक बैंक मैनेजर से पूछताछ करता है। उसे उम्मीद नहीं होती कि उसे कोई खास मालूमात मिलेंगी, मगर मैनेजर अनजाने में एक ऐसी बात बता देता है जो पूरी तहकीकात का रुख बदल देती है। वो बताता है कि जेफरी एक बेहद अमीर आदमी है जिसके मुल्क भर में तकरीबन 3000 बैंक ब्रांचेस हैं और वो आम तौर पर इतनी छोटी ब्रांचेस में कभी नहीं आता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो मुसलसल इसी छोटी ब्रांच में आ रहा था, वो भी बंद होने के वक्त, जहाँ वो खुद जाकर सेफ को चेक करता था। ये सुनकर जॉनथन को यकीन होने लगता है कि इस सेफ में जरूर कोई ऐसा राज छुपा था जिसे छुपाने के लिए जेफरी खुद बार बार आ रहा था। अभी जॉनथन इसी सोच में होता है कि उसका एक साथी उसे एक और हैरान कुन खबर देता है। जब डकैती में लूटे गए नोटों के सीरियल नंबर्स को ट्रैक किया गया तो मालूम हुआ कि वो पूरे $3 मिलियन किसी चैरिटी तंजीम को अतिया कर दिए गए हैं। ये सुनकर जॉनथन हैरान में पड़ जाता है, क्योंकि अगर चोर सिर्फ पैसे के लिए ये सब कर रहे होते तो वो कभी इसे खैरात में न देते। इससे वाज़ेह हो जाता है कि उनका असल मकसद पैसा नहीं बल्कि कुछ और है। इसी दौरान लैब से एक और रिपोर्ट आती है जिसमें तस्दीक होती है कि जो फिंगरप्रिंट मिला है वो वाकई जेम्स ही का है। यही बात जॉनथन के जहन को मजीद उलझा देती है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जेम्स कई साल पहले मर चुका था। अब सवाल ये था कि अगर जेम्स मर चुका है तो उसका फिंगरप्रिंट दोबारा कैसे सामने आ सकता है। जॉनथन को अब लगने लगता है कि शायद माजी में होने वाले इस अगवा के केस के पीछे ही इस पूरी कहानी की असल वजह छुपी हुई है। वो फौरन हुक्म देता है कि जेफरी पर मुकम्मल नजर रखी जाए और उसकी जिंदगी के हर पहलू की छानबीन की जाए। अगले दिन जब मरने वाले बैंक मैनेजर की आखिरी रसूमात होती हैं, तो वहाँ एक अजीब मंजर नजर आता है। जेफरी खुद इस तकरीब में मौजूद होता है और उसके साथ इलाके का एक बड़ा सियासतदान भी आता है। एक आम से बैंक मैनेजर के जनाजे में इतने बड़े लोगों की मौजूदगी जॉनथन को और भी मशकूक लगती है। इसी दौरान एक ज्वेलरी शॉप का सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को एक अहम मालूमात देता है। वो बताता है कि उसे मशकूक गाड़ियों के नंबर नोट करने की आदत है और उसने डकैती के वक्त एक गाड़ी का नंबर भी लिख लिया था। जब पुलिस इस नंबर की जांच करती है तो पता चलता है कि वो गाड़ी रेंजर के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये सुनते ही पुलिस चीफ ब्रायन फौरन हुक्म देता है कि रेंजर को तलाश करके गिरफ्तार किया जाए। दूसरी तरफ FBI हेडक्वार्टर्स में जॉनथन को एक अजीब फाइल मिलती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस फाइल में वो सच लिखा होता है जो कई सालों से छुपाया जा रहा था। हकीकत ये थी कि कई साल पहले जो मशहूर अगवा का वाकया हुआ था, दरअसल वो एक साजिश थी और इस साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि बैंकों का ताकतवर मालिक जेफरी खुद था। जेफरी अपने खानदान की जायदाद पर मुकम्मल कब्जा करना चाहता था और उसका छोटा भाई उसके रास्ते में रुकावट था। इसी लालच में उसने एक फौजी अफसर को भारी रकम देकर एक जाली दहशतवर्दी का मिशन तैयार करवाया और जेम्स की स्पेशल फोर्स टीम को ये कहकर भेज दिया गया कि वो खतरनाक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने जा रहे हैं। मगर हकीकत में वो नहत्थे कॉलेज के तलबा थे जिन्हें जेफरी ने खुद अगवा करवाया था और उन्हीं में उसका छोटा भाई भी शामिल था। जब जेम्स और उसकी टीम ने हमला किया तो उन्हें लगा कि वो दुश्मनों का खात्मा कर रहे हैं, मगर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनसे एक खौफनाक गलती करवा दी गई है। उन्होंने फौरन सच ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही फौज की एक दूसरी यूनिट उन पर टूट पड़ी और उन्हें गद्दार करार देकर खत्म करने का हुक्म दे दिया गया। अचानक होने वाले इस हमले में जेम्स की टीम के अक्सर लोग मारे गए और सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें बागी करार दे दिया गया। दरअसल ये सब जेफरी की ही चाल थी ताकि उसके जुर्म का राज हमेशा के लिए दफन हो जाए और उसे अपने भाई की पूरी जायदाद मिल जाए। लेकिन हकीकत ये थी कि इस ऑपरेशन में कुछ फौजी जिंदा बच गए थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें समझ आ गया कि उन्हें इस्तेमाल किया गया था और उनसे अपने ही बेगुनाह लोगों को मरवाया गया था। यही एहसास उनके दिल में सालों तक जलता रहा और आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो जेफरी से बदला लेंगे। यही वो लोग थे जो अब बैंक डाकुओं के रूप में सामने आए थे। उनका असल मकसद पैसा नहीं बल्कि जेफरी के गुनाहों के सबूत हासिल करना और उसके साथियों को सजा देना
था। उन्होंने वही लोगों को निशाना बनाया जो इस साजिश में शरीक थे। इसलिए कुछ बैंक मैनेजर्स को मारा गया क्योंकि वो माजी में जेम्स की टीम के खिलाफ गवाही देकर जेफरी के साथ मिल गए थे। इसी दौरान एक और बड़ा इंकशाफ होता है कि FBI का एजेंट वेल्स भी इसी स्पेशल फोर्स यूनिट का हिस्सा था जिसे जेफरी ने इस्तेमाल किया था। वेल्स को शुरू से ही सच का इल्म था और वो अंदर ही अंदर इस जुर्म के बोझ के साथ जिंदा था। आने लगता है तो जेफरी घबराकर मुल्क छोड़ने की कोशिश करता है और हेलीकॉप्टर के जरिए फरार हो जाता है। वेल्स और उसके साथी उसका पीछा करते हैं मगर वो बच निकलता है। कुछ अरसे बाद जॉनथन को खबर मिलती है कि जेफरी मेक्सिको में छुपा हुआ है। जॉनथन अकेला वहाँ पहुँचता है और आखिरकार वेल्स और जेफरी दोनों का सामना एक ही जगह हो जाता है। वहाँ वेल्स जॉनथन को बताता है कि वो और उसके साथी सालों से इस गलती के बोझ के साथ जी रहे थे और उन्होंने सिर्फ इंसाफ हासिल करने के लिए ये सब किया था। दोनों के दरमियान बहस होती है कि क्या जेफरी को मार देना ही इंसाफ है या उसे कानून के हवाले करना चाहिए। इसी लम्हे जॉनथन फैसला करता है कि अब इस जुल्म का अंजाम होना चाहिए। वो अचानक जेफरी पर हमला करता है और उसके पेट में चाकू घोंप देता है। जेफरी जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है जबकि उसका बॉडीगार्ड बंदूक निकालने की कोशिश करता है मगर वेल्स उसे गोली मार देता है। इसके बाद जॉनथन अपनी बंदूक वेल्स की तरफ तान देता है और दोनों कुछ लम्हों तक एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं मगर फिर वेल्स आहिस्ता से अपनी बंदूक नीचे कर देता है और पीठ मोड़कर वहां से चलने लगता है। वो अपनी किस्मत जॉनथन के फैसले पर छोड़ देता है क्योंकि उसके दिल का बोझ अब उतर चुका था। जॉनथन भी उसे जाते हुए देखकर अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और यूं इस तवील और दर्दनाक कहानी का इख्तिताम हो जाता है जहां सच आखिरकार सामने आ जाता है मगर इस सच तक पहुंचने के लिए बहुत से लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ती हैं।